morning, sir. Good morning, sir. अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी लोग कम है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग बट अभी भी लोग कर ही रहे हैं ज्वाइन। एक दो मिनट वेट करते हैं यार, आने दो ना। काफी समय भी स्ट्रेंथ। Sir,
अब कर लें स्टार्ट। Yes, sir. Yes, sir. लिखिए हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम सीरीज। अच्छा टॉपिक तो शायद डाला ही था पहले ही। लिखिए एमिशन स्पेक्ट्रम सीरीज। पहला कौन सा है? बायमन है। दूसरा कौन सा है? Balmer, Balmer. तीसरा कौन सा है? Bastion, Action. चौथा Bracket, Bracket. Puffin, Puffin. Humphrey. मैं फाइनली एन से किसी भी एन से कहा रहा हूँ डायरेक्टली। 1 bay, इसमें डायरेक्टली 2 2 पे, bay, डायरेक्टली 3 पे, हाँ। जैसे अगर मैं बनाता हूँ ये आपके पास ये 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, राइट। तो अगर डायरेक्टली जंप आपका 1 पे है, 3 से बना सकता हूँ, मैं 4 से बना सकता हूँ। तो ये सारी कौन सी सीरीज हो गई? Lyman, माइनस सीरीज के अंदर आते हैं, है ना। अच्छा जो पहले ही जो 2 से 1 ऐसे क्या बोलेंगे? कौन सी लाइन सीरीज है ये? फर्स्ट लाइन सीरीज। अच्छा 3 से बना रहा हूँ तो भाई ये जो है, अगर मैं जैसे लिख देता हूँ, अगर मैं 2 से बना रहा हूँ, 3 से बना रहा हूँ, 4 से बना रहा हूँ, तो ये कौन सी होगी? first series, सेकंड लाइन सीरीज होगी, थर्ड लाइन सीरीज होगी, एंड सो ऑन, है ना। ऐसे यहाँ से मैं 2 पे जंप कर सकता हूँ डायरेक्टली ऐसे। एक लाइन और ऐड कर दो तो आपको ये एक और दी जाएगी। सिमिलरली ये यहाँ से आया, एंड सो ऑन से चला सकते हो, राइट। जब 11 सीरीज है, ये कौन सी रेंज में है? UV ray, ठीक है। जब अगर 2 से 1 में या 3 से 1 में कहीं से डायरेक्टली 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो जो आपका ईएमएफ का स्पेक्ट्रम होता है वो यूवी होता है। ये Visible. अभी जो तीनों है वो क्या है? Infrared. सही है। चलिए तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या क्रिएट कर सकता हूँ, जो स्टैंडर्ड आपने पहले भी किया होंगे, कि मान लो शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लैमन सीरीज होता है ना। 2 से 1 shortest और infinity से 1 longest. लॉन्गेस्ट सर शायद उल्टा होगा, दोनों निकल सर लैमन 2 से 1 लॉन्गेस्ट होना चाहिए yes sir, सर 2 से 1 लॉन्गेस्ट आएगा, इंफिनिटी वाला शॉर्ट है। infinity वाला short, क्योंकि 1 बाय लैम्डा। 1 by lambda वो right, yes sir, उल्टा आएगा, चलिए ये कर लो, एक करके बता दो कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है इन टर्म्स ऑफ रिजबर्ग कांस्टेंट, बता दो इन टर्म्स ऑफ रिजबर्ग कांस्टेंट।
So first की 4/3r और लास्ट की r. Sorry, 1/r. सॉरी, हाँ, फर्स्ट की 4/3r. दूसरी अच्छा, ये आप शॉर्टेस्ट बता रहे हो लॉन्गेस्ट बता रहे हो? लॉन्गेस्ट Longest. Longest. लाइमन की ठीक है, आपको पता है यार, वेवलेंथ होती है यार आपका एनर्जी का उल्टा ना, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी वेवलेंथ कम होगी, कम। यस सर है ना? यस सर तो बेसिकली आपका हो गया आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात हुई तो ये हो गया 1, शॉर्टेस्ट निकालना है। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा कब, जब एनर्जी डिफरेंस सबसे, वेवलेंथ सबसे कम कब, जब एनर्जी सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस जब आप इन्फिनिटी से 1 पे जा रहे हो, One. Yes. तब एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। अच्छा, लॉन्गेस्ट कब होगा? जब 2 से 1 है. यहाँ देखो ना, यहाँ देखो कि ये लाइमन सीरीज के लिए ये वाला गैप है जो सबसे कम है। ये जो बना रहा हूँ ये वाला देखो, ये वाला जो गैप है 2 से 1 वाला जो गैप है, ये गैप सबसे कम है। 3 से 1 वाला और बड़ा हो गया, 4 से 1 वाला गैप और बड़ा हो गया, 5 से 1 वाला गैप और बड़ा हो गया। तो इन्फिनिटी से 1 वाला गैप सबसे बड़ा है। तो जब इन्फिनिटी से 1 पे ट्रांजिशन होगी तो गैप सबसे बड़ा, एनर्जी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। और जो सबसे छोटा डिफरेंस है इसके लिए 1 के लिए कौन सा, 2 और 1 के बीच का है। एनर्जी डिफरेंस सबसे कम कहां से का है, 1 और 2 के बीच में। ऐसे बाउंड सीरीज के लिए निकालोगे, बाउंड के लिए सबसे कम एनर्जी डिफरेंस कहां आएगा, 3 और 2, 3 से 2. Yes. Sir. यस और मैक्सिमम डिफरेंस कहां आएगा एनर्जी का, Infinity 2. इन्फिनिटी एंड 2, है ना? ठीक है, एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम। आसान है। अच्छा, अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा कि भैया मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा होता है, और जो प्रोटॉन का मास है वो ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स, है ना, मोटा मोटा 1800 मान लेते हैं कि 1800 टाइम्स क्या होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के। तो मान लेते हैं भाई आपके जो क्या कहते हैं प्रोटॉन है वो क्या है, स्टेशनरी है, और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूम रहा है, राइट? लेकिन ऐसे भी पॉसिबल है, अगर मान लो जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है, हो सकता है वो जो पार्टिकल, उस पार्टिकल का जो मास है वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन के कंपेरेबल हो। अगर इलेक्ट्रॉन के कंपेरेबल होगा तो क्या होगा, जिसे मैं रिप्लेस कर दूं प्रोटॉन को बाय पॉजिट्रॉन से, अगर मैं, तो हाँ न्यूक्लियस प्रोटॉन भी की मूव करने रोटेशन लगेगा। हाँ, तो अब क्या हुआ कि अब सिस्टम हमेशा घूम तो कैसे रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम घूम रहा है, तो घूमेगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। पहले क्या था, प्रोटॉन इतना हैवी था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा था, प्रोटॉन के आसपास लाई कर रहा था, इसलिए प्रोटॉन स्टेशनरी था और इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। ठीक है, कुछ याद है ऐसे रिड्यूस मास वाला डबल स्टार सिस्टम, यस सर है ना, है ना? और ऐसे भी पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हटा के कोई और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है, अब उसका मास प्रोटॉन के कंपेरेबल हो गया, तो अगेन अब वो पार्टिकल भी जो घूम रहा है वो साथ में प्रोटॉन भी घूमेगा। तो मतलब क्या, जब मैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो दोनों पार्टिकल से मास अगर कंपेरेबल है तो वो किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे होंगे, और जो है सेंटर ऑफ मास। लिखिए यहाँ पर, if two particles of comparable mass are revolving
and a mutual interaction of two particles of comparable mass are revolving under mutual interaction then they revolve about their COM, center of mass. डबल स्टार सिस्टम दोस्तों. सर म्यूचुअल अट्रैक्शन के बाद में Mutual interaction, then they move about their common, then they move about their center of mass. Then they move about their center of mass. ठीक है, मान लो यार M1 M2 है, ये अपना इसके सेंटर मास हो गया. M1 वाला क्या होगा? M1 वाला अपनी ये जो ब्लू वाली रेडियस है R1 उसमें घूम रहा होगा, और जो M2 वाला है ये जो रेड वाली रेडियस है उसके अबाउट घूम रहा होगा. घूम रहा. ठीक है, चलिए तो मान लो कि M1 आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और M2 आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो उसका ऐसे मान सकते हो, एक रॉड ले लो, रॉड के दोनों एंड पे क्या रखो, दो डिफरेंट डिफरेंट मास लगा लो, और रॉड को बीच में से कहीं से भी क्या कर दो, जहां सेंटर मास आ रहा है वहां से क्या ज्यूम कर लो, वहां से अपने रॉड को क्या कर दिया, हिंज कर. और फिर क्या किया आपने, किसी भी मास को ऐसे पुश किया या फिर इसको घुमा के छोड़ दिया. क्या होगा, ये मान लो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये जा रहा होगा इधर V2 से, और ये जा रहा होगा इधर कितने से, इन दोनों की क्या चीज सेम है, एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंट. आपस समझना दोस्तों, मैंने एक रॉड ली, रॉड को मैंने इसके सेंटर मास के अबाउट हिंज कर दिया और दोनों एंड पे दो पार्टिकल लगा दी, और अगर मैं रॉड को ऐसे घुमा रहा हूँ तो क्या चीज सेम है, लीनियर स्पीड या एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड सेम है. दोनों की ओमेगा सेम है ना. यस सर. ये R1 है, ये आपका R2 है. तो आप पूरा अपना क्या कह सकते हो, अपना वापस से अपनी सारी मैकेनिक्स लगाओ. अच्छा, R1 की वैल्यू बता सकते हो, R1 की वैल्यू क्या होगी वैसे? M2 R1 plus R2 upon M1 plus M2 R upon M1 plus M2. सही है. सेंटर मास की डिस्टेंस पता है ना कैसे निकालते हैं, जिसका निकालते हैं दूसरे वाला लेते हैं. यस सर. Yes. अच्छा, तो यहाँ देखोगे तो मैं किसी भी, जैसे मान लो M2 को स्टडी कर रहा हूँ, M2 पर इलेक्ट्रॉन है, तो सिंस ये रेड वाली रेडियस में घूम रहा है, राइट, तो फिर सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस पे, K Q1 Q2 upon R square. ये Q1 Q2 बाय R square. R स्क्वायर. सर आपकी स्क्रीन पॉज हो नहीं नहीं, चल नहीं रहा क्या? नहीं चल रहा है सर. ठीक है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. जैसे ही मान लो ये Q1 मास कंपेरेबल है, ये हो गया Q2 मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन बाय R स्क्वायर. एक से और होना चाहिए. M2 20.
Q1 Q2 by R square या M2 V2 by R square. R square या R2 का R2 आएगा, उल्टा क्या गया? है ना। जो M2 वाला घूम तो किस तरह R2 रेडियस में, तो उसका जो सेंटीमीटर फोर्स है वो mv स्क्वायर बाय रेडियस हो गया, और वो फोर्स जो है वो अंदर तक लगने वाला किसके बराबर है? K Q1 Q2 बाय R2 स्क्वायर या R1 प्लस R2 का स्क्वायर। एक्चुअली R1 प्लस R2 का स्क्वायर R1 plus R2 का R। ठीक है, एक मुझे ये रिलेशन पता है और एक रिलेशन और क्या आपके पास, आपको पता है V1 by R1 equals to V2 by R2. ये इन सबको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास V1 की वैल्यू भी आएगी और आपके पास V2 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, और अगर सर यहाँ पर R की वैल्यू R1 प्लस R2 है। हाँ, R के R के बीच की डिस्टेंस है ना, R क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी ना। अच्छा, अगर आपका मन करे तो आप इसको M2V2 स्क्वायर बाय इससे रिप्लेस करके आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हो, M ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर R2 आएगा सिर्फ R2 सर, वहाँ पे नीचे R2 आएगा डिनोमिनेटर में। हाँ हाँ, नीचे डिनोमिनेटर में M स्क्वायर बाय ये है। इनको सोल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, पूरा सोल्व करोगे, फाइनली जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, अच्छा एक इक्वेशन और रहेगी आपके पास, विच इज एंगुलर मोमेंटम की। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 r1 m2 v2 R2 should be equals to nh NH upon 2 pi. n times of h upon 2 pi, राइट। तो आपके पास इतने सारे एक्सप्रेशन है, आप क्या करो, अब आपको v1 भी निकालना है, v2 भी निकालना है, तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? एक तो इनका काइनेटिक एनर्जी का सम हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 M2 square. ठीक है, और जो दूसरा एक को आएगी पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या आएगी? KQ1 Q2 R by R. Q1 Q2 by R हाँ, वो उसमें माइनस आ जाएगा क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव। यस ये पूरा वैल्यू डाल के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अपने वहाँ काइनेटिक एनर्जी निकाली होगी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, उन सबको ऐड किया, बस वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सब किसकी लिखी गई? इलेक्ट्रो है ना, काइनेटिक एनर्जी सब इलेक्ट्रॉन की काउंट हुई, यस सर, और एंगुलर मोमेंटम में भी सब किसकी टर्म काउंट हुई? इलेक्ट्रॉन। Electron. यहाँ पर क्या है, दोनों घूमे तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऐड किया, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज क्वांटाइज्ड ना। हाइड्रोजन के लिए सब इलेक्ट्रॉन वही चल रहा था, अब यहाँ पर दोनों चल रहे हैं। अच्छा, इसको आप याद आ रहा तो आप इसको रिड्यूस मास से भी रिप्लेस कर देते थे, दोनों को हटाओ, मान लो कि एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर एक सिंगल मास है। यस सर, अपॉन M1 plus M2. सर हम्म सर हमें ये करायन था, आप एक बार थोड़ा समझा सकते थोड़ा? ग्रेविटेशन में यस सर, मैंने पूछा था, सर ने कहा रहने दो। डबल स्टार सिस्टम नहीं सर, ये रिड्यूस्ड मास सिस्टम। नहीं, वो डबल स्टार में तो रिड्यूस मास ऐसा कुछ है नहीं ना। आप क्या करोगे, ग्रेविटेशन में बस ग्रेविटेशन में फर्क कितना है, ये चीज तो ट्रू है, ये क्वेश्चन भी एप्लीकेबल है, ये तो हमें पता ही है बाय यूजिंग सेंटर ऑफ यस सर, ये आती है सर। हमें ये हमें पता है, हमें ये भी पता है। ठीक है, फिर अब जो सेंटर की तरफ जो इस मास को जो फोर्स फील होगा सेंटर की तरफ, वो कितना होगा? इस फोर्स फील क्या लिखा जाएगा? G m1 m2 बाय। सर ये आता है मेरे को सर, मेरे को रिड्यूस्ड मास नहीं आता। तो वही तो बता रहा हूँ दोस्त। अच्छा सर, है ना, वो लिखोगे G m1 m2 बाय r स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? m2 v2 स्क्वायर बाय R2। ऐसे दूसरे लिए क्या लिखोगे? G m1 m2 बाय अगेन r स्क्वायर इक्वल्स टू वो क्या है? m1 v1 स्क्वायर बाय M1 V1 R1। इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास v1 की वैल्यू आ जाएगी, v2 की वैल्यू आ जाएगी, r0 की वैल्यू हमें पता ही है। यस v1 v2 की
वैल्यू आ जाएगी। एक इक्वेशन में पता है v1 by r1 प्लस टू v2 by r2, तो हमारे पास तीन आपके पास इक्वेशन है, तीन एक्सप्रेशन आपके पास, और तीन भी क्या मतलब एक इक्वेशन ये वाला है, एक इक्वेशन ये वाला है ना। यस सर। आपको v1 v2 वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास सोल्व करके v1 v2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब मैं पूछूंगा व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या लिखते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और वो जो है ना, वो जो एनर्जी आती है वो कुछ ऐसा आती है यस वो एनर्जी आपको ऐसे दिखाई देती है, हाफ m1 m2 अपॉन वो एनर्जी निकल के ये आती है। और पूछा व्हाट इज Okay, sir. द मोमेंटम, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो वो आपके पास आता है ये आता है। ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि एक फिक्स पॉइंट से अगर मैं एक मास ले लूं, टोटल डिस्टेंस क्या है जिनके बीच में R. डिस्टेंस, है ना। यस सर। ये है आपके पास r, तो एक बात बताओ अगर सिंगल पॉइंट होता है और वो सर्कल में घूम रहा तो कितने से ओमेगा से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, हाफ i ओमेगा स्क्वायर मतलब हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ तो मास तो यहाँ से कंपेयर करो तो क्या दिखाई दे रहा है कि एक तरह से ये कैसे बिहेव कर रहा है, सिंगल मास सिस्टम। अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, क्या लिखते हैं, आई ओमेगा। यस सर। आई फिर से क्या होता है एम आर स्क्वायर, एम की जगह क्या लिखा रहा है वापस वही चीज। ये रिड्यूस मास। हाँ, ओके सर। तुम दोनों उनको छोड़ोगे, जब आप टोटल एनर्जी निकालोगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, तो फाइनल एक्सप्रेशंस आपकी ये आएंगे। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया कि यार मैं तो मेरे को तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि एक सिंगल है, क्या है पॉइंट मास है, पॉइंट मास होता तो उसका क्या लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, और बस एम की वजह ये आ रहा है। तो आपके लिए एक्सप्रेशन याद करना आसान हो गया है ना, चीजों को डिटेल रखना आसान हो गया कि भाई पूरी सिस्टम हटाओ, सिंगल क्या एक पॉइंट मास से रिप्लेस सर ये कब कब वैलिड मतलब हमें कैसा पता लगेगा कौन से केसेस में हम लगा सकते हैं कौन से में नहीं। जब क्या हो सिस्टम म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से चल रहा हो। ओके सर। जहाँ भी आपके सिस्टम में क्या है म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से सिस्टम सेंटर मास के अबाउट घूमेगा, हर बार आप ये लगा सकते हो। थैंक यू सर। जब मोशन सेंटर मास के अबाउट हो रहा हो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तब आप मास को आप रिड्यूस मास से रिप्लेस कर सकते हो, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू मास सिस्टम। अच्छा आपको ये भी याद आ रहा है कि जब मैंने बोला कि सिस्टम में क्या है सेंटर मास के फ्रेम में जब देखते हो चीजों को, अब लगा सकते हो, आपको याद है सेंटर मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ म्यू वी रिलेटिव बाय स्क्वायर, यस सर। Yes, sir. है ना कोलिजन के Yes, चैप्टर। sir. जब भी आप सेंटर मास के फ्रेम में देखते हो और दो पॉइंट मास सिस्टम है, तो आप पूरे सिस्टम को रिड्यूस मास से रिप्लेस कर सकते हो, अदरवाइज क्या कोई पेन नहीं है। आप हमेशा अपने बेसिक से चलो, है ना, आराम चीजों को ड्राइव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मॉडल में आप ड्राइव नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो जो मैंने एनर्जी निकाली थी -13.6, हमें मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखे बोला था कि इसको सॉल्व करने के बाद सारी वैल्यू डालने के बाद H की वैल्यू डालोगे, C की वैल्यू डालोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह सब डालोगे, उसके बाद आके जो वैल्यू आती है वो -13.6 Z² आती है। एग्जाम में आप इतना सब कुछ पूरा वैल्यू डाल नहीं सकते ना, तो वहां तो Yes, आपको sir. पड़ेगी। तो ऐसे क्या है, जब ऐसे करोगे तो अब जो सिस्टम की जो एनर्जी आएगी वो ये आएगी, जो पहले एनर्जी होती थी वो तो वही वो इनटू म्यू बाय एम ई। याद रखना म्यू क्या है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जहां सारे मासेस किस सिस्टम में दिए होंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में दिए होंगे। देखो ये भी m e की टर्म में, ये भी m e की टर्म में, तो ऊपर क्या आएगा सम कांस्टेंट इनटू m e स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा सम कांस्टेंट इनटू m e। तो Yes, sir. m e स्क्वायर से एक m e कट गया तो क्या बचा, ऊपर एक m e बचा, वो नीचे m e से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो एक नंबर बन जाएगा, राइट। डायमेंशन ही कोई इसकी, देखो हाँ ठीक है। ठीक है। ये अपने को हालांकि आज तक अभी जेई ने पूछा नहीं है,
बट आपको याद होना चाहिए। दिया आएगा जो वो सेम रहेगी। अच्छा, एनर्जी अगर आपकी म्यू इंटू एम टाइम्स कम हो गई है तो लॉजिकली सोचो रिलीजिबल कांस्टेंट भी तो कम हो गया होगा, है ना? तो ना ये एच से मल्टीप्लाई कर दो, यस सर। कम होगी तो ऑब्वियसली ये वाली इफेक्टिव वैल्यू भी कम होगी। तो कोई रिलीजिबल कांस्टेंट पूछे तो लिखना वो भी क्या आएगा, जो ओरिजिनल था वही। Excuse me, sir. बोलिए। सर प्लीज एक बार वो फॉर्मूला दोबारा बता दो जो आपने इन नॉन इनर्शियल फ्रेम से बताया था कोलिजन का, वो किया नहीं है। वो अब फिर रिवीजन में, मतलब वो कोलिजन के फॉर्मूले में अपना क्या मतलब अभी है ना, यहाँ पर मतलब डिस्ट्रैक्ट कर जाएंगे हम लोग। वो जब रिवीजन आएगा तब देख लेना आप एक बार, वो तब देख लेंगे जो भी आएगा, राइट। काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था सिस्टम की। अगर दो पार्टिकल है, एक जा रहा है v1 से और एक जा रहा है v2 से, तो सेंट्रोमास के फ्रेम में टोटल जो एनर्जी आती है वो हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर आती है। वहां भी वो फैक्टर आता है हाफ m1 m2 अपॉन mn प्लस m2। तो वो रिलेट करता है कि जब भी सेंट्रोमास के फ्रेम में जाके देखते हो तो जो चीजें हैं वो रिड्यूस मास से रिप्लेस हो जाती है, अदरवाइज नहीं भी करो तब भी कोई पेन नहीं है। किसी को वो करने जाएंगे फिर अपना 10-15 मिनट उस पर लगाएंगे तो जो एक्चुअल मुद्दा उसे तो भटक ही जाएंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आएगा कि जैसे आपके पास म्यू मिजोन करके होता है, जिसमें एक म्यू मिजोन एटम है जिसमें प्रोटॉन की बजाय पॉजिट्रॉन होता है। अब पॉजिट्रॉन हो गया तो भैया क्या हो गया, पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है। यस। अब पूछ लेंगे कि इस सिस्टम के लिए कि जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें कितनी एनर्जी है, या थर्ड ऑर्बिट है उसमें कितनी एनर्जी है। कोई बात नहीं, ईएन तो आपका ओरिजिनल चलेगा चलेगा। जिसमें बोलूँ फर्स्ट में कितनी एनर्जी है, तो ईएन की वैल्यू फर्स्ट में कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है ना? अच्छा, अब देखो यहाँ ध्यान देना, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो पहला ऑर्बिट की एनर्जी क्या आनी चाहिए थी, जेड कितना है। अगर मैं बोलूँ एक प्रोटॉन, अगर मैं प्रोटॉन को उससे रिप्लेस कर दूं, इफ प्रोटॉन इज रिप्लेस्ड बाय एक प्रोटॉन है उसको आपने रिप्लेस कर दिया किससे, पॉजिट्रॉन से। क्वेश्चन ही लिख लो, एक काम का क्वेश्चन ही लिख लो। देखिए, if an atom is made up of if an atom is made up of positron and electron, is made up of positron and electron। ब्रैकेट में लो, that is in this atom proton is replaced by positron। सर दैट इज के बाद क्या है? ब्रैकेट में लिख लो, that is electron proton is replaced by positron।
सर वो पॉजिट्रॉन के बाद रिपीट कर दो, वो मेरा नेट कनेक्शन चला गया था। कहाँ से लिखा तुमने? रिप्लेस्ड बाय पॉजिट्रॉन। That is, in this atom, proton is replaced by positron, है ना? लिखिए आगे। ओके सर। यार फाइनल फ्रेम के बाद सर मेरे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछना था ना, लिखिए। हाँ, लिखिए। कैलकुलेट energy of calculate energy corresponding to first orbit of such atom. Calculate energy of first orbit of such atom. ठीक है सर, थैंक यू सर। Sir, 6.8. 6.8 6.8 Is a minus 6.8. Yes, minus sir. 6.8. ठीक। म्यू चेंज हो जाएगा खाली, बाकी सब सेम ही है। Yes, sir. Yes, sir. Minus 6.8. यस सर। आसान है ये, देखिए ना सिंपल क्या है। मान लो अब हमने खास बात क्या है, आपने न्यूक्लियस को किससे रिप्लेस किया? प्रोटॉन से हटाया, किससे किया? यहाँ आपका पॉजिट्रॉन है, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है। ये एक्चुअली अपने कॉमन सेंटर मास के बाद घूम रहे होंगे। कोई खास बात क्या है, मान लो अगर ये पॉजिट्रॉन की बजाय अगर यहाँ प्रोटॉन होता, है ना, एनर्जी क्या थी फर्स्ट ऑर्बिट में? minus 13.6. देखो ध्यान दो, जेड स्क्वायर बाय N square. एन स्क्वायर है, ठीक है। अब ई की वैल्यू 1 पे निकालनी है यहाँ पर, तो ओरिजिनल एनर्जी कितनी होती? तो जेड की वैल्यू 1 है, प्रोटॉन का भी जेड क्या था? जेड क्या है? मास ऑन चार्ज ऑन क्या है? न्यूक्लियस है ना यार। जेड क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस है। जब प्रोटॉन था तभी चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो था। तो जेड की वैल्यू क्या थी? 1 थी। पॉजिटिव है तब भी तो क्या आया? अच्छा जेड न्यूक्लियस बोलना ऐसे ठीक नहीं है, मतलब समझ रहे हैं जेड क्या बोलना चाहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना? ऐसे नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन न्यूक्लियस।
मान लो अगर मैं इसी पॉजिट्रॉन को हटाकर कोई ऐसा कोई मैंने कोई लिया होता कोई भी पार्टिकल, हाइपोथेटिकली मान लो जिसका जो z है वो 2e है या 3e है, तो ऑब्वियसली z की जगह लिखा जाता है, z की जगह 2 या 3 लिखी जाती है ना, राइट। पर अभी भी क्या है हाइड्रोजन के लिए, जबकि हाइड्रोजन के लिए भी न्यूक्लियस में चार्ज के लिए z1 है, पॉजिट्रॉन के लिए भी 1 है, तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 आई, तो ये आपके पास -13.6। यहाँ का रिड्यूस मास कितना है? m1 m2 दोनों मास सेम है अपॉन m1 प्लस m2, तो me को यहाँ ले जाओ, म्यू बाय m की वैल्यू कितनी है? हाफ। अब इनकी जो एनर्जी आएगी इस स्टेट में वो कितनी आएगी, जो होनी चाहिए थी E into mu by m. -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये जो सिस्टम है इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन का अपने फर्स्ट ऑर्बिट में इस एटम की जो एनर्जी कितनी है, अच्छा इसी का अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू इसको क्या बोल सकता हूँ इसकी मैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं इतनी एनर्जी दे दूंगा इस एटम में टोटल एनर्जी, जितनी टोटल एनर्जी नेगेटिव उतनी पॉजिटिव देता तो सिस्टम अलग अलग हो गया नहीं हो गया, टूट जाएगा पार्ट्स में अपने अपने। Yes, sir. Yes. मैं इसके आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकता हूँ या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकता हूँ। एक टर्म और है जो हमारी फिजिक्स में टर्म होती है बाइंडिंग एनर्जी, है ना, दिस इज आल्सो द बाइंडिंग एनर्जी, राइट। चमक रहा है? Yes, sir. ऐसे कुछ और पूछ सकते हैं यार कि आपने एक और सपोज करो एक सिस्टम ले लिया, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया कुछ थोड़ा बहुत अपने मासेस चेंज कर दिए, देखो जैसे मान लो एक प्रोटॉन है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन बस वापस अगेन प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन ट्राई किया था। एक म्यू म्यू जोन होता है, पार्टिकल है, इसका होता क्या है, जो चार्ज तो है, चार्ज तो क्या है इलेक्ट्रॉन जितना ही है, लेकिन जो मास होता है अप्रोक्सीमेटली 207 या 208 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड दिस इज कैप्चर्ड बाय प्रोटॉन अगेन, ठीक है। म्यू जोन है, इज कैप्चर्ड बाय दिस प्रोटॉन, और ये अपना एक सिस्टम अपना एक एटम बना लिए, राइट। अगेन पूछ सकता हूँ कैलकुलेट फर्स्ट बोर ऑर्बिट, लिखिए, या कैलकुलेट बाइंडिंग जैसे लिख लेते हैं डायरेक्टली, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम। सर बीच में पॉजिट्रॉन है कि प्रोटॉन है? जस्ट पॉजिटिव प्रोटॉन, प्रोटॉन पी फॉर प्रोटॉन लिख लीजिए, न्यूक्लियस है ना वो प्रोटॉन है।
कैन डिस्कस अगेन? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ? approximately 20. हाँ कुछ वैसे ही। 2800 electron volts. Yes, sir. ध्यान रिड्यूस मास से मतलब कि अब आपको क्या लगता है कि आपका जो ये न्यूक्लियस रेस्ट पर है और जो म्यू है वो उसके चारों तरफ घूम रहा है। वही करना वापस से। अच्छा आपको एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी 1 की निकालो क्या, है ना? अच्छा आपने ये कितनी एनर्जी है -13.6 जेड स्क्वायर, क्या इसका भी जेड 1 है बाय 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा म्यू m1 m2, एक का मास कितना है? अच्छा प्रोटॉन का जो मास है अप्रोक्सीमेटली मास को कितना मान ले? 1800. 1800. 1800 या 1836 में जो भी बोला है रफली ये 1800 ले लो और ये रफली 200 ले लो, है ना? तो थोड़ा और एक्यूरेट निकालना तो बस ये वैल्यू पुट करनी है 1837 कर लोगे ना? Yes. m1 into m2 अपॉन m1 plus m2 m1 plus m2। देखो ये एम ई से एम ई कट जाएगा, एक जो एम ई बचेगा उसको नीचे जाना डायरेक्टली आपके पास म्यू बाय एम ई की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ डाल देना। और ये जो नेगेटिव टर्म आई है इसका क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, वो बन जाएगी बाइंडिंग एनर्जी, राइट? बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, जो भी E1 डैश है उसका मोड है। समझ आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ। मान लो आपके पास एक हाइपोथेटिकल एटम है, देखिए इन एन हाइपोथेटिकल एटम है ना, हाइपोथेटिकल एटम है, हाइपोथेटिकल एटम ऐसे कुछ मान लेते हैं कि जो आपका फोर्स लगा सेंट्रल फोर्स है, अभी स्टैंडर्ड आपके हाइड्रोजन एटम में जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है? जो अभी आपके जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में फोर्स क्या होता है आपका? k q1 q2 बाय R square. Square. ना, ठीक है। तो अब मान लो k q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब मैं क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर सकता हूँ कि मान लो अब है ना वही जो मेरा एक हाइपोथेटिकल एटम है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ऐसे लिख लो हाइपोथेटिकल एटम लिख लो consists of या made up of प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना? अब मैं थोड़ा क्या करिए हाइपोथेटिकल एटम लिया जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, बस उनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स मैंने अभी क्या था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता था, है ना? अभी जो फोर्स होता था वो इनवर्सली, Yes, sir. अब मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने बोला अज्यूम करो अब जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है हाइपोथेटिकल एटम में कुछ ऐसा है कि ln ऑफ r है, ठीक है? अभी होता था सम कांस्टेंट बाय r स्क्वायर, अब मैंने बोले सम कांस्टेंट इनटू ln r है, r इज द डिस्टेंस, है ना? तो ये बताना
फाइंड डिपेंडेंसी सर इज मेड अप ऑफ के बाद क्या बोला था? मेरा वो इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड आपके पास एटम है, एटम ही मान लो, एक एटम है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मिलकर बना हुआ है, बस यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो सम कांस्टेंट बाय आर स्क्वायर नहीं है, क्या है, सम कांस्टेंट इनटू आर पे ऐसे डिपेंडेंट है कि फोर्स और आर रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है ना। ओके सर। कैलकुलेट डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी लेवल्स, calculate dependency of energy levels on n। मतलब आपको प्रोपोर्शनलिटी बतानी है बेसिकली कि कि किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के, n क्यूब के, या 1/n स्क्वायर के, या 1/n के। जैसे अभी तो पता है स्टैंडर्ड में क्या होता है, एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होती है, Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सर कैलकुलेट के बाद में Calculate dependency of energy levels on n given that Bohr model is applicable। ये important line है, given that Bohr model is applicable। Assuming Bohr model is applicable। यार ऐसे करना है ना, ये देखो डायरेक्टली यार ये बताओ कि सिंपली जो फोर्स आपको गिवन है, Sir, n की पावर 2/3 पे अच्छा थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी है ना, मेरे ख्याल से मेरी एम से गलती होगी। फोर्स का फंक्शन मुझे ये नहीं देना चाहिए था। यस सर, इसका r मान लो कुछ ऐसा दे देता हूँ, अब ठीक है, या ऐसे आर की बजाय आर क्यूब देता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी अब हाँ सर उसमें ln के अंदर भी डिपेंडेंसी आ रही है। हाँ, मतलब ये देता है। या फिर मुझे लोन देना था तो मुझे क्या देना चाहिए था, या तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ। अगर मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन अगर बनाना है तो मैं या तो बोलूँ कि फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, और मैं बोलता जो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है वो है, यस सर। देना चाहिए था। या तो हमको डायरेक्टली फोर्स दे दो कि फोर्स क्या लग रहा है, समथिंग अपॉन आर लग रहा है, या सेम इसी क्वेश्चन को बनाना है तो मैं बोलता जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, ये है। इससे मुझे पता लग जाता है जो du by df होता है, सॉरी du by जो f के बराबर, वो क्या देगा, k by k/r। देगा। और रैंडमली आपको कुछ भी क्वेश्चन ऐसे क्रिएट करना है कि जैसे मैंने अभी r क्यूब दे दिया था r स्क्वायर की बजाय, तो या तो मैं अगर ऐसा बनाना होता कि भैया मुझे फोर्स बनाना है सम कांस्टेंट बाय r क्यूब, तो मैं क्या देता, पोटेंशियल जी का फंक्शन देता माइनस से कुछ भी देता सम कांस्टेंट अपॉन r स्क्वायर, डेट लेकर नीचे क्या रहता अपने आप r क्यूब आता, राइट। तो क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट करो
इसका मैं रब कर रहा हूँ कि या तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दूं तो उसका एक और डेरिवेटिव ले लेना, इससे क्या पता लग जाएगा आपको? फोर्स। क्या आपको डायरेक्टली क्या दे दिया जाए? फोर्स। तो आपको पता जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? भाई ये मेरा न्यूक्लियस है, मतलब प्रोटॉन है, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। सर mvr इक्वल्स टू nh/2 वाली इक्वेशन अभी भी वैलिड होगी, दूसरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी हाँ, तो जब mv ये स्क्वायर बाय r वाली। परफेक्ट है, इस पे क्या लग रहा होगा? सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और ये जो फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा दोस्तों? गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। नहीं क्वेश्चन गिवन है कि हाइपोथेटिकल एटम इसमें जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है? k बाय r। K by k by r। ये हो गया mv स्क्वायर बाय R। r इक्वल्स टू k by r। हाँ, और यहाँ से आपके पास क्या है? mvr इक्वल्स टू NH/2 by 2 पाया गया, ऐसा आ गया, राइट? देखो v तो डिपेंडेंट आए नहीं उस पे, n पे, राइट? yes sir। चलिए, v तो आपके r पे डिपेंडेंट आए नहीं, v तो अपने इंडिपेंडेंस v के लेवल डालोगे तो यहाँ r की वैल्यू आ जाएगी। जो भी है, समझ गया ना लॉजिक क्या है? भाई किसी को डाउट है? समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं हम लोग? सर ये दोबारा बोलने के बाद इंटीग्रेशन के करके बताया ये वाला क्वेश्चन। क्या ये आपने बिना इंटीग्रेशन के करके दिखाया ये वाला। इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है कहीं भी? सर मैंने सोचा इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क डन आ जाता है ना, तो उससे रिलेट कर लेंगे। सर मैंने भी ऐसे सोचा था। वर्क डन तो जीरो होगा ना दोस्तों, वर्क डन कैसे हो सकता है? फोर्स हमेशा कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ। यस सर। पार्टिकल घूम रहा है टेंजेंशियली, वर्क डन तो हमेशा ही क्या है? सर इसको Zero दोबारा है। एक बार समझा दो। यार क्वेश्चन में जैसे हाइपोथेटिकल एटम दिया हुआ था कि भाई एक हाइपोथेटिकल एटम है जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन आपने क्या किया? एक ऐसा एटम बन गया जहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, जो उनके लगने वाला फोर्स है वो कैसे लग रहा है? सम कांस्टेंट बाय r है, बजाय इसके ही सम कांस्टेंट बाय r स्क्वायर है। तो अब पूछा कि अब इसमें एनर्जी लेवल्स n पे कैसे डिपेंड करेंगे, राइट? तो या तो ये इस टाइप से, क्या तो आपको फोर्स दे दिया गया तो k बाय r, या फिर मैं आपको फोर्स देने के बजाय आपको क्या करता? चालाकी मार के बोलता कि इनके बीच में जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या है? सम कांस्टेंट इनटू ln r है। तो या तो मैं आपको डायरेक्टली फोर्स देखो, मुझे मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, फोर्स चाहिए? फोर्स। फोर्स। और अभी भी क्या है इसमें? एक गड़बड़ अभी भी है, क्या लाई करती है? ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ n आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ n पे डिपेंडेंट आ जाएगा। देखो चलिए, खैर मैं अभी पहले ये क्वेश्चन बनाता हूँ। इस क्वेश्चन में शायद डेटा इतना अच्छा नहीं है, डायरेक्टली n निकालना मुश्किल होगा क्योंकि मैंने ln r देके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। देखो क्वेश्चन ये था कि सिंपली यार कि एक एटम ले लिया जिसकी एनर्जी को मैंने इनके बीच किया, तो मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दूं। इसका फायदा कि पोटेंशियल एनर्जी दे दूंगा तो उसको डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा? मतलब माइनस डी यू बाई डी आर तो फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स जो लग रहा होता है। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता है उसका डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे क्या पता लग जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? तो इसका डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेते ही मुझे क्या पता लग गया कि जो फोर्स है वो समथिंग अपॉन आर है, राइट? जो फोर्स है वो समथिंग अपॉन आर है। क्लियर है? या फिर डायरेक्टली मैं आपको दे दूं कि फोर्स क्या समथिंग अपॉन आर है, तो आपको अल्टीमेटली फोर्स निकालना है। इस फोर्स को यूज करके आप फोर्स को किससे इक्वेट करोगे? mv स्क्वायर बाय r से इक्वेट करोगे, तो यहाँ से v और r का रिलेशन आएगा। एक क्या गिवन है कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल, तो एक वो क्वांटाइजेशन वाला लग जाएगा। दोनों इक्वेशन को यूज करके आप v और r की वैल्यू निकाल सकते हो। yes sir। यस सर। है ना? तो उसके बाद आप क्या करोगे? सिस्टम का की टोटल एनर्जी निकाली जा सकती है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ यार, कुछ ऐसा डेटा थोड़ा ऐसा सॉल्वेबल हो जाए। मान लो ये क्या है? सम कांस्टेंट बाय, अभी तक हमारी एनर्जी क्या होती थी? पोटेंशियल क्या होती थी? कांस्टेंट होती है, प्रोपोर्शनल टू, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, आर स्क्वायर होती है। R होती है। तो यहाँ मैंने एनर्जी को थोड़ा चेंज कर दिया और बोला कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम में वो क्या है? माइनस के बाय आर स्क्वायर है, राइट?
चलिए, और इसमें भी क्या करता हूँ, 2 लगा देता हूँ और अच्छा हो जाएगा, सोल्व करने लायक हो जाएगा, बढ़िया। कि अब मेरी जो एनर्जी है ये है, फोर्स मैंने दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। फाइंड डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑन एन। किसी nth ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो n पे कैसे डिपेंडेंट है, अब बताओ, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। Yes. Yes, sir. यस सर। गिवन है कि इस एटम में जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है वो क्या है, -k/2r² है। तो व्हाट इज द फोर्स, इसमें तो फोर्स क्या आएगा, K by R cube. K/R। k/r³। तो ये कितना हो गया, r³ हो गया ऐसे भाई, ये गिवन है। ये गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आपके पास फोर्स आ गया। फोर्स, अब जो फोर्स लग रहा है आपको वो क्या है, सेंटीमीटर फोर्स से काम कर रहा है, mv²/r। इसको आगे सोल्व कर सकते हो यार, अब r से r कट गया, राइट। तो यहाँ बचा Yes. अब यहाँ पे आते हो तुम, v की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो इस पूरे का ही क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने फायदा क्या हो गया, यहाँ क्या है आपके पास m² v² r²। तो यहाँ भी क्या है, अब सॉल्व कर सकते हो, करके दिखाओ। तो देखो इस r से कर लेंगे sir. ये है, तो आपके पास देखो बाय m की वैल्यू क्या है, v²r अब यहाँ भी इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दो, square. स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से है आपके पास m², ये क्या है v² r² की वैल्यू क्या है, k/r. K/R। और हमें परफेक्ट है, ये NH/2 पाएगा। हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आना चाहिए। देखो ये टोटल एनर्जी देखता हूँ, शायद कुछ चीजें काम आएंगी नहीं आएंगी, देखता हूँ, शायद नहीं भी आए। अच्छा यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, Yes. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ mv² ये है, और अच्छा ये हाफ mv² प्लस u कितना था, -k/2r. k/2r. या तो आप v² की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, mv² की है ना। K/r² आ जाएगा सर, K/r²। ये बाय r² आया ना, ये बाय mr²। जब डायरेक्टली mv² की वैल्यू पता है, यस सर, mv² ही डाल देते ना। हाँ k/r² हुआ। Yes sir. ये एनर्जी तो आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब ये फोर्स तो भी आपका, इसके टोटल एनर्जी आपकी 0 आ गई। तो डेटा थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा, एक काम करो, इसको r² की वजह क्या ले लो, r³ ले लो, फिर यहाँ 3 ले लेना ताकि ATC फैक्टर कट जाए, है ना। फिर मेहनत करें, हो जाएगा सर। लॉजिक समझ गए ना, Yes sir, समझ. कर लो। हाँ बस उसी से, अब ये क्या हो गया, r⁴ हो गया, R/4। ये भी r⁴ है, कट के ये क्या बचा, 3 बचा, r³ बचा। अब बताओ यहाँ mv² की वैल्यू क्या आई, K by R cube. k/r. Q। हाँ, अब डेटा शायद अब इसमें 0 नहीं आएगा, या k/r। केमिस्ट्री की बुक में है क्वेश्चन एक सेम बिल्कुल। चलो सही है, ये k/r³, ये कितना था, er. ये बना ये k/6. k/6। K/r³
ठीक है, अब आपको या तो देखो, अब इसको v है, v को रिप्लेस करो किससे, r से, तो v की वैल्यू क्या आएगी बताओ यहाँ से, k बाय m, r की पावर क्या आता, क्यूब आता, R3 रूट आता। Yes. अब लॉजिकली बताओ ये क्या बना, r की पावर 3/2 और ये r, तो ये क्या बनेगा, समथिंग कुछ अल्फा मान के नीचे क्या बचा, रूट R रूट आर रूट r, राइट, प्रोपोर्शनल टू N And एन n, है ना। और यहां से आप इसको क्या, दोनों तरफ पावर 6 कर दो, सम कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या लगाना, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा देते हैं, ये क्या है, ये क्या, r क्यूब प्रोपोर्शनल टू n पावर, 6 सिक्स 6. तो जो एनर्जी आई है प्रोपोर्शनल टू क्या है, N की पावर 6. एन की पावर सिक्स। अब समझ में आया कि क्या किया। Yes. चलिए, है ना, पहले अपने फोर्स निकाला, फोर्स को अपने यूज करके सारी वैल्यूज रखी, n की पावर 6 बना, ठीक है ना। फोर्स निकाला, फोर्स को हमने क्या किया, एम इसको बाहर से कंपेयर किया, एक हमने एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लिखी, आपस में दोनों को सॉल्व करके हमने v और r की टर्म में चीजें निकाली, टोटल एनर्जी निकाली, ऐसे निकाला। अच्छा, इसमें ये पूछा था व्हाट इज द डिपेंडेंसी ऑफ रेडियस, N की पावर -6. -2. N की पावर -2 1 by n स्क्वायर, राइट, yes sir. Yes. स्क्वायर 1 by r प्रोपोर्शनल टू n आ गया, तो r क्या 1 by n आ गया। तो इससे क्वेश्चन बन जाता ना कि इससे क्वेश्चन दे दिया, मतलब एक हाइपोथेटिकल एटम दे दिया और उसमें पूछ लिया कि भाई क्या है, कि जो एनर्जी लेवल है वो n पे या जो बोर रेडियस है वो कैसे डिपेंड करेगा, ऑलराइट। Yes sir. नोट कर लिया गया, आगे बढ़े, Yes. Yes sir. पक्का सभी ने कर लिया ना। चलिए आगे, ये टॉपिक जो हमारे लिए नया है, अभी तो जो आपने पढ़ा वो एग्जैक्टली हमें केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ था, अच्छा केमिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा था। एक क्वेश्चन और ट्राई करें, Yes sir. हाँ आपके पास हाइड्रोजन एटम है, assuming n equals to 2 be 0, देखिए assuming, अभी तक अभी आप, अच्छा अभी आपका वो जो जीरो रेफरेंस होता था वो कौन सा होता था, है ना, जो भी आपका इंफिनिटी को वो मानते थे, अभी इंफिनिटी को जीरो रेफरेंस मानते थे, Yes sir. हमने बोला कि भैया पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंफिनिटी को जीरो नहीं मान लो, अब मैं मान लो कि भाई जो मेरा n बराबर 2 है वो मेरा जीरो पोटेंशियल रेफरेंस है, ठीक है, राइट डाउन एनर्जी n
n equals to 1, n equals to and n equals to 3. इन तीन लेवल्स के लिए एनर्जी क्या होगी? n equals to 1, n equals to 2, n equals to अच्छा वैसे टोटल एनर्जी क्या होती थी नॉर्मल हाइड्रोजन एटम के लिए? टोटल एनर्जी -3.6 minus 8.4 ठीक है -1.51 अरे कैंडी क्या होती थी? इसी का पॉजिटिव Same. मॉड इसी का पॉजिटिव और इसी का पोटेंशियल होगा इसका ट्वाइस Yes. 27 नेगेटिव में ना यस सर सर पोटेंशियल में अब ऐड कर देंगे 6.8 और टोटल में भी ऐड हो जाएगी n equals to 2 में। भाई ये बात तो जो काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल की रेफरेंस क्या लेना वो तो सिंपली क्या है किस पे डिपेंड करेगी फोर्स कितना लग रहा है और सिंपली क्या है mvr = nh/2 पाई इसका किसी लेने तो जो स्पीड थोड़ी डिपेंड करेगी अपने पोटेंशियल का रेफरेंस के लिए काइनेटिक एनर्जी तो क्या रहेगी हमेशा Same is कांस्टेंट रहेगी उस ऑर्बिट के लिए। potential. अब मुझे पता है अब मुझे बताओ कि मैं अलग अलग ऑर्बिट में चला जाऊं तो देखो दो स्टेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस इंडिपेंडेंट होता है डिपेंड करता है दो ग्रेविटी में भी सोचो दो पॉइंट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है सर डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा Depend कर पहली बात तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी वो डिपेंड करती है कि हमने जीरो किसको माना है बट दो पोजीशन के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो रेफरेंस। यस सर। ये बात सबको क्लियर होगी यार कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो पे डिपेंड करती है जीरो रेफरेंस क्या है बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो रेफरेंस। अगर आप दो हाइट के बीच का डिफरेंस निकालोगे वो क्या आएगा सिंपली mg h आएगा। अब वो आपने ग्राउंड को जीरो मानो या किसी और को जीरो मानो कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमेशा mgh रहेगा। तो मुझे पता है 1 और 2 के बीच में जो गैप है जीरो किसको भी मान लो वो गैप चेंज नहीं होना चाहिए। इन दो का जो गैप है वो गैप कभी भी चेंज नहीं लिखा भैया अब लिख लेना कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है कि जीरो रेफरेंस क्या है बट जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ जीरो रेफरेंस होती है। वो आप अपनी सिंपलिसिटी के लिए अर्थ की सरफेस को जीरो बोल देते हो भाई आप इसको जीरो बोल देते हो इसलिए h हेड पे एनर्जी क्या लिखते हो mg लिख देते हो। वहीं पर अगर मैंने इसकी एनर्जी को मैंने -2 बोला होता तो अगेन उसकी एनर्जी आनी चाहिए क्या आनी चाहिए थी क्यों -2. इनका जो डिफरेंस है वो क्या है डेल्टा यू mg इन और इसका डेल्टा यू क्या है अगर आप इसको आ जाता क्योंकि भैया आप इस यहाँ से जाने में -mgh भाई अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ग्रेविटी ने वर्क किया -mgh और आपको याद आ रहा होगा कंजर्वेटिव फोर्स का जो नेगेटिव होता है वही क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल जो होता है। Yes. अगर जीरो बोलूं या कुछ और भी बोलूं ग्रेविटी तो हमेशा mgh ही करेगी ना -mgh तो जो वो हमेशा mgh ही आएगी। इसको जीरो लोगे तो ये प्लस mgh हो गया इसको -2 लोगे तो ये क्या है इनका डिफरेंस mgh मेंटेन रहना चाहिए इसको +10 लोगे तो यहाँ भी क्या जाएगा +10 की डिफरेंस अभी भी क्या है mgh रहे
जो दो लेवल की एनर्जी का डिफरेंस है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो चॉइस। अगर ये तो आपने इसको सर आपकी आवाज कट गई। यार देखो इसको मान रहा हूँ, इसको क्या कर 6.8 ऐड किया तो मुझे इसमें भी 6.8 ताकि इनका डिफरेंस अभी भी क्या रहे, सेम रहे। पर इसमें 6.8 ऐड हो गया तो भैया टोटल एनर्जी में तो ये फैक्टर काउंट हो जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या ऐड किया मैं 6.8, इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या ऐड किया 6.8, इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या ऐड किया 6.8,